गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वह है प्रजामंडल आंदोलन पार्ट 2। इसके पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने यह डिस्कस कर लिया था कि किस किस तरीके से प्रजामंडलों की स्थापना होती है और उसके साथ ही किस किस वर्ष में कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई है, प्रजामंडल की क्या आवश्यकता थी। इन सब चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस जो वीडियो उसके अंदर डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इम्पोर्टेंट 2 प्रजामंडलों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो है जयपुर प्रजामंडल और दूसरा है बूंदी प्रजामंडल। कौन कौन से? जयपुर और बूंदी प्रजामंडल। तो इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वह है जयपुर का प्रजामंडल आंदोलन। पहला टॉपिक कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 के अंदर हुई थी और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना की गई थी कर्पूर चंद पाटनी द्वारा। कर्पूर चंद पाटनी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो पुनर्गठन है वह कब किया गया था? इसका पुनर्गठन किया गया था 1936 के अंदर। किसके द्वारा किया गया था? जमनालाल बजाज द्वारा। जमनालाल बजाज द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था। जमनालाल बजाज। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब पुनर्गठन तो हो गया है लेकिन इसका जो अध्यक्ष है वह किसे बनाया गया था? तो इसे अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था चिरंजीलाल मिश्र को। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? चिरंजीलाल मिश्र। चिरंजीलाल मिश्र। तो चिरंजीलाल मिश्र को इसका जो जयपुर प्रजामंडल है उसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब बात करें इसके जो प्रथम अधिवेशन है उसकी, तो इसका प्रथम अधिवेशन वो कब हुआ था? वह हुआ था मई 1938 के अंदर। कहाँ पे हुआ था? तो ये जो प्रजामंडल का जो प्रथम जो अधिवेशन है वह हुआ था जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर भी अगर स्पेसिफिक जगह की बात की जाए तो स्पेसिफिक जगह है अपनी नथमल का कटला। कौन सी जगह है? नथमल का कटला। और यह कहाँ पे है? यह जयपुर के अंदर है। और जयपुर में भी अगर बात करें तो जो अपना घाट गेट है तो घाट गेट के नज़दीक है यह नथमल का कटला। और अगर बात करें जो प्रथम अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन, तो इस प्रथम अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष वह किसे बनाया गया था? तो प्रथम अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष है वह बनाया गया था जमनालाल बजाज को। इस प्रथम अध्यक्ष जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर अध्यक्ष बनाया गया था जमनालाल बजाज को। किसे बनाया गया था? जमनालाल बजाज को। और यहाँ पर इन्होंने जो शेखावाटी किसान आंदोलन है उसका भी समर्थन किया था। शेखावाटी किसान आंदोलन का समर्थन, शेखावाटी किसान आंदोलन का किया गया था, इन्होंने समर्थन किया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शेखावाटी किसान आंदोलन का समर्थन किस प्रजामंडल ने किया था, तो वह है अपना जयपुर। तो जयपुर के जो प्रजामंडल है उसने शेखावाटी किसान आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारा आगे की तरफ। जब यह जो अधिवेशन हो रहा था, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी और धीरे धीरे चीज़ें प्रोसेस में आने लगी, तो जयपुर रियासत को यह समस्या होने लग गई कि हो सकता है कि अगर यह आंदोलन थोड़ा सा उग्र हो जाए तो रियासत अपने हाथों से जा सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि प्रजामंडल के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। वो एग्रीमेंट कब हुआ था?
वह एग्रीमेंट हुआ था 17 सितंबर 1942 को, जिसे नाम दिया गया इन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या नाम दिया? जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो एक बार इसके बारे में लिख लेते हैं, जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? यह हुआ था 17 सितंबर 1942 में। बात यह है कि इसके अंदर पार्टिसिपेट किन लोगों ने किया था? देखो, पार्टियां दो थी। कौन कौन सी पार्टी थी? एक थी जयपुर रियासत, दूसरा था जयपुर प्रजामंडल। जयपुर रियासत की तरफ से तो आए थे वहाँ के पीएम कौन था? मिर्जा इस्माइल। और जो जयपुर प्रजामंडल की साइड से हिस्सा लिया था हीरालाल शास्त्री जी ने। तो अगर बात करें जयपुर रियासत की, तो जयपुर रियासत की तरफ से जो भाग लिया था वह लिया था वहाँ के पीएम ने, और उनका वहाँ का पीएम कौन था? मिर्जा इस्माइल। अब बात करें जयपुर प्रजामंडल, तो जयपुर प्रजामंडल की तरफ से भाग किसने लिया था? वह लिया था हीरालाल शास्त्री जी द्वारा। तो हीरालाल शास्त्री जी ने जयपुर प्रजामंडल की तरफ से भाग लिया। अब बात यह है कि इस एग्रीमेंट की शर्तें क्या थी। तो देखो, इसके अंदर पार्टियां कितनी हैं? 2। तो जो शर्तें हैं वो दोनों पार्टियों के अनुरूप होंगी। तो इसकी जो शर्तें थी वह शर्तें दोनों पार्टियों के लिए अलग अलग थी। अब बात करें एक तो जयपुर रियासत। तो जयपुर रियासत के लिए क्या शर्तें थी? एक, यह विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करेगी जो भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जयपुर के अंदर अगर शरण लेने के लिए आते हैं तो यह क्या करेगी? विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करेगी। दूसरा, एक इम्पोर्टेंट क्या, जो प्रजामंडल आंदोलन है उनकी स्थापना क्यों हुई थी? उनकी स्थापना का सबसे मूलभूत कारण था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो जयपुर रियासत ने इस चीज़ पर एग्री कर लिया कि जयपुर के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी, और यह जो शर्त थी वह भी कि इसके अंदर थी जेंटलमैन एग्रीमेंट के अंदर। तो जयपुर रियासत का जो दूसरा और जो मूलभूत जो शर्त थी वो थी कि जयपुर रियासत के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना। जयपुर रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना। तो जयपुर रियासत ने उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए एग्री कर लिया। ठीक है, ये दो यहाँ पे इम्पोर्टेंट शर्तें थी। और इसके अलावा एक शर्त और थी कि जयपुर रियासत अंग्रेज़ों का समर्थन नहीं करेगी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो तीसरी जो शर्त थी वो क्या थी कि अंग्रेज़ों को सहायता नहीं करेगी। कौन नहीं करेगी? जयपुर रियासत। अब अगर बात करें कि इन शर्तों के अंदर जो जयपुर प्रजामंडल है उससे क्या अपेक्षा रखी गई, या जयपुर प्रजामंडल के लिए क्या क्या चीज़ें रखी गई, शर्तें रखी गई, तो वह भी देख लेते हैं। ये आ गया अपना जयपुर प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल के लिए इन्होंने क्या कहा? जयपुर प्रजामंडल के लिए इन्होंने कहा कि आप विद्रोहियों को शरण दे सकते हो, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो जयपुर रियासत के लिए क्या कहा गया? विद्रोहियों को शरण दे सकते हैं जयपुर प्रजामंडल। ठीक है। दूसरा, जयपुर प्रजामंडल शांतिपूर्वक जुलूस भी निकाल सकते हैं,
और इसके अलावा हड़ताल भी कर सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण होनी चाहिए और उसके अंदर किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो शांतिपूर्ण जुलूस या हड़ताल जयपुर प्रजामंडल कर सकता है। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो शर्त थी वो यह थी कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं ले सकता है। जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। यह इस जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है उसकी सबसे मेन शर्त थी जयपुर प्रजामंडल की तरफ से, यानी कि जो जयपुर प्रजामंडल के ऊपर अध्यारोपित की गई थी वह सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी कि यह भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अब हुआ क्या, जब जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ तो इससे कुछ लोग नाराज़ हो गए। अब नाराज़ होने वाले लोगों के अंदर कौन कौन थे? नाराज़ होने वाले लोगों के अंदर थे एक तो बाबा हरिश्चंद्र जी, इसके अलावा जो अपने हैं रामकरण जोशी साहब थे, इसके अलावा अगर बात करें तो गुलाब चंद कासलीवाल थे और दौलत राम भंडारी। तो इस तरह से ये लोग क्या हैं कि इस जेंटलमैन एग्रीमेंट से नाराज़ हो गए। तो नाराज़ हो गए तो उन्होंने क्या किया, नाराज़ होने के बाद में इन्होंने क्या किया कि एक अलग से एक संगठन की स्थापना की और उस संगठन का इन्होंने नाम दिया आज़ाद मोर्चा। तो अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं आज़ाद मोर्चा के बारे में। तो देखो यहाँ से तो ये लोग क्या है कि क्या हो गए, नाराज़ हो गए। कौन कौन से लोग हो गए? बाबा हरिश्चंद्र नाराज़ होकर के इन्होंने एक अलग संगठन बनाया और उस संगठन का नाम क्या था? आज़ाद मोर्चा संगठन। तो अब एक बार आज़ाद मोर्चा संगठन के बारे में देख लेते हैं कि आज़ाद मोर्चा जो संगठन था वह किसके नेतृत्व में बना। तो यह बना था बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व के अंदर। अगर बात करें कि इसके अन्य सदस्यों की, तो इसके अन्य सदस्य कौन कौन से थे? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि नाराज़ लोगों में कौन कौन से थे। एक तो रामकरण जोशी साहब थे, रामकरण जोशी। इसके अलावा बात की जाए तो गुलाब चंद कासलीवाल और इसके अलावा जैसे कि दौलत राम भंडारी थे, एक दौलत राम भंडारी। तो इन्होंने मिलकर के क्या किया कि एक अलग से एक संगठन बनाया जिसका क्या नाम दिया इन्होंने? आज़ाद मोर्चा। और इस आज़ाद मोर्चा ने क्या किया? इस आज़ाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट किया। अब भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया तो बाद में एंट्री होती है अपने नेहरू साहब की। नेहरू साहब ने सोचा, उन्होंने डिस्कस किया कि इस तरीके से तो अपनी पार नहीं पड़ने वाली है। अगर जो बड़े बड़े संगठन ही अगर आपस में डिवाइड होने लगे तो फिर आज़ादी के लिए कौन लड़ेगा, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी वगैरह रहेगी। तो उससे आगे उनको समस्या दिख रही थी। तो इन्होंने इन संगठनों को एक करने के लिए प्रयास किया। तो इन्होंने बात की आज़ाद मोर्चा संगठन से और वहाँ पे कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र जी। तो नेहरू जी ने कहा कि आप इस संगठन को जयपुर प्रजामंडल संगठन के अंदर विलय कर लो और हम आपका समर्थन करेंगे और आपका साथ देंगे। तो नेहरू जी के कहने पर आज़ाद मोर्चा संगठन ने सन 1945 के अंदर जयपुर प्रजामंडल के अंदर अपना विलय कर लिया। तो 1945 में नेहरू जी के कहने पर जयपुर प्रजामंडल में इसका विलय हो गया। जयपुर प्रजामंडल में इसका क्या हो गया? विलय हो गया।
तो इस तरीके से जो जयपुर प्रजामंडल की है उसके मेन फैक्ट्स कवर होते हैं जिनसे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार एक छोटा सा जो अपना बूंदी प्रजामंडल है उसको भी देख लेते हैं कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा की गई थी और इसके अंदर कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो बात है यहाँ पे बूंदी प्रजामंडल की। तो देखो, जब पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने यह डिस्कस कर लिया था कि बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना है वह भी हुई थी 1931 में जयपुर प्रजामंडल के साथ में। और जो जयपुर प्रजामंडल है, जयपुर जो प्रजामंडल है उसके साथ में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी। अब बात करते हैं कि जो बूंदी प्रजामंडल है उसकी स्थापना किन किन व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। तो देखो, इसके अंदर जो मेन जो व्यक्तित्व जो शामिल है उनके नाम है, जैसे नित्यानंद साहब है, इसके अलावा कांति लाल चौथानी है और एक है ऋषिदत्त मेहता है। तो ये इन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और अपने प्रयासों से बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की। तो देखो कौन कौन से लोग थे इसके अंदर। एक तो थे अपने नित्यानंद साहब, नित्यानंद, और इसके अलावा अपने ये थे क्या नाम से कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी। इसके अलावा बात करें तो एक व्यक्ति थे ऋषिदत्त मेहता, ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता की अगर अलग से कुछ बात की जाए तो देखो, ऋषिदत्त मेहता ने क्या किया था, एक बूंदी देसी राज्य लोक परिषद की भी स्थापना की थी। तो अगर इनकी बात करें तो इन्होंने स्थापना की थी बूंदी देसी राज्य, एक मिनट, बूंदी देसी राज्य लोक परिषद। तो बूंदी देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की थी? ऋषिदत्त मेहता साहब ने। और इसके अलावा इनका एक साप्ताहिक जो समाचार पत्र भी निकलता था जिसका नाम था राजस्थान। तो राजस्थान साप्ताहिक पत्र के संपादक। तो ऋषिदत्त मेहता राजस्थान साप्ताहिक पत्र के संपादक थे और इसके अलावा इन्होंने जो बूंदी देसी राज्य लोक परिषद है उसकी भी स्थापना की थी। तो इस तरीके से बूंदी के थोड़े से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह है वो अपने कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से जयपुर और बूंदी प्रजामंडल का अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे आने वाले टॉपिकों के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि मारवाड़ और हाड़ौती जो प्रजामंडल है उनकी स्थापना के बारे में डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि इस वीक के अंदर अपना यह टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ताकि जो नेक्स्ट वीक है वहाँ से अपन दूसरी सब्जेक्ट को स्टार्ट करवा सकें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।